जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को पुनः एक बार मेरे चैनल आओ पढ़े विज्ञान पर स्वागत है। जो छात्र एवं छात्राएं इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको कक्षा 10वीं विज्ञान के जो पाठ हैं उसके वीडियो आपको सबसे पहले उपलब्ध होते रहेंगे। और इस चैनल पर आपको कक्षा 10 विज्ञान के जो पाठ हैं उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से और नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से कक्षा 10वीं के विज्ञान समझने में आसानी होगी। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको अम्ल क्षार एवं लवण के एक नए टॉपिक जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है उसको पढ़ाऊंगा, और उसको ध्यान से आप पढ़िए, वीडियो को स्किप मत कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। और पूरा देखने के पश्चात इस वीडियो को संबंधित आपके जितने भी प्रश्न हैं वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं नया टॉपिक, जिसका कि नाम है वॉशिंग सोडा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा, या फिर इसको जो इसका प्रचलित नाम है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं कपड़े धोने का सोडा। क्या बोलते हैं बच्चों? कपड़े धोने का सोडा। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो इसका नाम है, प्रचलित नाम, कपड़े धोने का सोडा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात आप आगे देखेंगे इसका जो रासायनिक सूत्र है बच्चों, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है Na2CO3.10H2O। सोडियम कार्बोनेट के साथ में पानी के 10 अणु जुड़े हुए हैं। इसी को हम लोग कपड़े धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो इसमें 10 क्रिस्टलन के जल जो जुड़े हुए हैं, तो इसके कारण से इसका जो रासायनिक सूत्र है वो Na2CO3.10H2O बन जाता है। इसके पश्चात हमको ये देखना है कि ये जो वॉशिंग सोडा है किस प्रकार से तैयार किया जाता है, इसके बनाने की विधि क्या है। तो ये आपको इसमें दिखाई दे रही होगी जो बनाने की विधि है। इसमें बनाने की विधि में आपने जो सोडियम क्लोराइड, जो क्लोर क्षार प्रक्रिया में आपने पढ़ा था, सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है एक अन्य रसायन। तो जो बेकिंग सोडा है उसको गर्म करने पर भी हम लोग सोडियम कार्बोनेट को प्राप्त किया जा सकता है, और सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारकीय लवण है। आपको पहले हमने पढ़ाया था जो बेकिंग सोडा है, उस बेकिंग सोडा को हम लोग जब गरम करते हैं तो गरम करने के पश्चात हम लोगों को क्या मिलता है? हम लोगों को गरम करने के पश्चात सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये मैंने आपको पूर्व में पढ़ाया था, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था कि जब NaHCO3 यानी सोडियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो Na2CO3 और CO2 गैस और H2O प्राप्त होता है। ये जो NaH2CO3 है इसी को हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। इस Na2CO3 में जब हम पानी के 10 अणु जोड़ देंगे तो हम लोगों को वॉशिंग सोडा प्राप्त हो जाएगा। तो जो कि आपके सामने ये लिखा हुआ है कि जब Na2CO3 में पानी के 10 अणुओं को ऐड कर दिया जाता है तो इस प्रकार जो हमको रासायनिक पदार्थ प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं धोने का सोडा या कपड़े धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O। तो इसके लिए आपको ये बनाने की विधि आपको याद हो जाएगी। ये बहुत ही सरल है, इसमें कुछ नहीं करना। आपको सोडियम कार्बोनेट में 10 अणु पानी के
जोड़ देना है और इन दोनों को जोड़ के एक साथ यहाँ पर लिख देना है Na2CO3.10H2O। इस प्रकार से आपका ये धोने का सोडा तैयार हो जाता है। इसके पश्चात आप देखेंगे इसके ये जो यूजेस हैं वो काफ़ी उपयोगी हैं, परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं परीक्षा में कि धोने के सोडे के 2 उपयोग लिखिए या 4 उपयोग लिखिए। तो आपको याद रखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो इसका उपयोग है कपड़ा उद्योग में, आप लिख सकते हैं कि धोने के सोडे का उपयोग कपड़े उद्योग में किया जा सकता है। इसके पश्चात आप देखेंगे इसमें घरों में साफ़ सफाई के लिए भी जो वॉशिंग सोडा है उसका उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात आप देखेंगे साबुन, कांच व कागज़ उद्योग में भी इस वॉशिंग सोडा का भरपूर उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात आप देखेंगे अपमार्जक यानी डिटर्जेंट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है वॉशिंग सोडा का। जितने भी डिटर्जेंट होते हैं, अपमार्जक होते हैं, उसमें भी वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वॉशिंग सोडा के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को साफ सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं एक उपयोग और है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो जल होता है, तो जल की जो स्थायी कठोरता है, कौन सी बच्चों, जल की जो स्थायी कठोरता है उसको दूर करने में इस सोडियम कार्बोनेट के यौगिक का उपयोग किया जाता है। इससे प्रश्न भी पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जल की स्थायी कठोरता किस यौगिक के द्वारा दूर की जाती है। तो ये इसके लिए आपको कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लेते हैं कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। क्या पूछ लेते हैं, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा जो हमारा वॉशिंग सोडा है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको इसका प्रचलित नाम और इसका रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो आपका ये रासायनिक सूत्र है जो आपको याद रखना है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मीन्स 10 अणु जो हैं वो डेका बोलते हैं, और हाइड्रेट यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो ये हाइड्रेट यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसका जो रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O। इस प्रकार आपको बनाने की विधि और इसके पश्चात जो इसके उपयोग हैं वो मैंने आपको बताए। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है, कॉपी पे लिख लेना है, और इसको आप वीडियो को जो आप देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से अब आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसमें वो सभी बातें आपको इस पेपर पर लिखकर समझा दी हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब इसके पश्चात मैं आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है, इस पार्ट का लास्ट टॉपिक जो भी काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चों, अब उसको हम लोग कहते हैं POP, या इसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से। ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में इससे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आपको इसको बहुत गंभीरतापूर्वक पढ़ना है। और इसका जो प्रचलित नाम है आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, POP, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं बच्चों? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके पश्चात इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या है बच्चों नाम इसका? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी को आप अर्ध भी लिख सकते हैं, अर्ध हाइड्रेट। क्या लिख सकते हैं? अर्ध हाइड्रेट। जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे इसका जो रासायनिक सूत्र है
चूँकि ऊपर लिखा है कैल्शियम, तो कैल्शियम का संकेत होता है Ca, और सल्फेट का जो ग्रुप होता है वो SO4, और हेमी का मतलब आधा यानी 1/2 हाइड्रेट को पानी से लिया गया है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो इसका जो सूत्र हो जाता है CaSO4 0.5H2O। तो ये इसका रासायनिक सूत्र है। अब इसके पश्चात जो इसकी बनाने की विधि है वो भी बहुत ही सरल है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें आप देखें कि जो बनाने की विधि है, इसमें आपको सबसे पहले एक पदार्थ है जिसको कहते हैं जिप्सम। ये बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। जिप्सम का जो सूत्र होता है वो है CaSO4 0.2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट .2H2O। इसको जब हम लोग 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, किसको गर्म करते हैं? जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो इसमें से पानी का अणु जो है 1.5 अणु वो निकल जाता है। क्या हो जाता है? जब जो अपना जिप्सम है 373 के पर जब गर्म किया जाता है तो ये जल के अणुओं को त्याग देता है, और त्याग देने के पश्चात कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। जो आप देख रहे होंगे इसमें, जब इसने 373 पे गर्म किया गया तो ये कैल्शियम सल्फेट 0.1/2 H2O में बदल गया, और इसका जो 1.5 अणु है वो जल निकल गया। इस प्रकार जो ये रासायनिक पदार्थ प्राप्त हुआ है यौगिक, इसी को हम लोग POP, जो सफ़ेद चूर्ण के रूप में होता है, ये प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि जिप्सम को 373 केल्विन पर जब गर्म किया जाता है तो यह POP में बदल जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि बनाने की विधि जो है इसमें जिप्सम का उपयोग होता है, और जिप्सम एक कठोर पदार्थ है। इसी प्रकार जब आप POP में जो ये 0.5H2O है, इसमें अगर हम लोग 1.5 अणु पानी का मिला देंगे तो ये जो POP है ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिप्सम में। तो आपके लिए एक प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को, किसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है प्रश्न। ये देखिए, ये जो 13 नंबर पे जो प्रश्न दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसका मतलब यही है कि जो POP होता है आर्द्ररोधी बर्तन, ऐसा बर्तन जिसमें हवा और पानी ना पहुंच सके, ऐसे बर्तन में POP को क्यों रखा जाना चाहिए? तो उसका कारण बच्चों सीधा सीधा ये है कि जब भी हम POP में पानी को ऐड कर देंगे तो ये पानी से क्रिया करके जिप्सम में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? जिप्सम, जो कि एक कठोर पदार्थ है, और कठोर पदार्थ होने के कारण जो POP का उपयोग है वो फिर उसका उपयोग नहीं रह पाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा POP के बनाने की विधि। इसके पश्चात आप नीचे देखेंगे इसके जो उपयोग हैं वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। आप देखें इसका जो उपयोग है टूटी हड्डियों को जोड़ने में, यानी डॉक्टर जो प्लास्टर करते हैं, जब हड्डियां किसी कारणवश एक्सीडेंट के कारण या किसी अन्य कारण से हड्डियों में क्रैक्स आ जाते हैं, टूट जाती हैं, तो उसके ऊपर डॉक्टर लोग प्लास्टर चढ़ाते हैं। तो जो प्लास्टर में पदार्थ का यूज होता है वो होता है POP। इसके पश्चात आप देखेंगे दंत चिकित्सा में, यानी दांतों के जो डॉक्टर्स होते हैं तो वो जो दांत होते हैं उसके जो सांचे बनाए जाते हैं, तो उन सांचों को बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? POP का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पश्चात मूर्ति बनाने में आपने देखा होगा अभी वर्तमान में दुर्गा जी जो नव दुर्गा चल रही हैं, तो नव दुर्गा में जो नव दुर्गा जी की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, गणेश जी की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, उसमें POP का इस्तेमाल किया जाता है। तो POP जो मूर्तियां होती काफ़ी प्रचलन में होती हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो मूर्ति बनाने में, खिलौने बनाने में, सजावट के सामान बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, खिलौने बनाने में, सजावट के जो सामान होते हैं उनको भी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और आपको मालूम होगा जो घरों की छतें होती हैं, घरों की छतें
उन छतों में जो डिज़ाइन बनाई जाती है वो डिज़ाइन जो आपने देखा होगा पंखों के नीचे कॉर्नर पे छतों में, तो वो भी पीओपी के सांचों की मदद से बनाई जाती हैं, जिससे कि जो आपकी छतें होती हैं, सीलिंग होती है, फॉल सीलिंग, वो बहुत ही खूबसूरत दिखती है। तो इस प्रकार आपने देखा जो पीओपी के विभिन्न उपयोग हैं, टूटी हड्डियों को जोड़ने में, दंत चिकित्सा में, मूर्ति बनाने में, खिलौने सजावट के सामान बनाने में, घरों की छतों के डिज़ाइन आदि को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, ये था आपका टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है और इस वीडियो को आप पॉज करके जो इसमें मुख्य बातें हैं वो आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप एक बार दोहरा लीजिए। इसका जो प्रचलित नाम है वो पीओपी, रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, रासायनिक सूत्र है इसका CaSO4 1/2 H2O, और इसको जो बनाने की विधि है बच्चों, जिप्सम को जब 373 K पर गर्म किया जाता है, जिप्सम को जब 373 K पर गर्म किया जाता है तो हमको पीओपी प्राप्त होता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके पश्चात जो इसके उपयोग हैं, टूटी हड्डियों को जोड़ने में, दंत चिकित्सा में, मूर्ति बनाने में, खिलौने व सजावट के सामान आदि बनाने में, घरों की छतों की डिज़ाइन आदि पीओपी की मदद से बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार ये जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये पूरा हो जाता है। इसके पश्चात आपकी जो पुस्तक है उसमें एक जो टॉपिक है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक जो परीक्षा में भी पूछ लेते हैं बच्चों, इसमें ये दिया हुआ है लवण के एक सूत्र इकाई जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। अभी मैंने आपको जो कुछ यौगिक बताए, जैसे ये सोडियम कार्बोनेट बताया था, धोने का सोडा, उसमें 10 अणु पानी के जुड़े थे। कैल्शियम सल्फेट 2H2 यानी जिप्सम था, उसमें पानी के 2 अणु जुड़े हुए थे। इसी प्रकार से एक अणु होता है, एक जो यौगिक है कॉपर सल्फेट, उसमें पानी के 5 अणु जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो अणु जुड़े हुए होते हैं बच्चों, इनको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन का जल। इसकी जो परिभाषा है वो सामने आपके लिखी हुई है। लवण के एक सूत्र इकाई जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। इसमें खास बात एक ये है, जो ये कॉपर सल्फेट होता है बच्चों, ये कॉपर सल्फेट में 5 अणु पानी के जुड़े होते हैं। इसकी खास विशेषता यह होती है कि जब इसको गर्म किया जाता है परख नली में लेकर, तो इसके जो 5 अणु हैं ये वाष्प बन के उड़ जाते हैं और जो शेष कॉपर सल्फेट बचता है वह श्वेत रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? श्वेत रंग का होता है। लेकिन जब इसमें पुनः जल में डाल दिया जाता है तो वह क्रिस्टल का कलर कैसा हो जाता है? नीले रंग का हो जाता है। ये बहुत ही सुंदर प्रयोग है। आप चाहें तो आप अपने शिक्षक की मदद से लेबोरेटरी में इसको करके देख सकते हैं, तो आपको करने में काफ़ी मज़ा आएगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आशा करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से अम्ल, क्षार एवं लवण के सारे जो टॉपिक हैं वो पूरे कवर कर दिए गए हैं। अब मैं आपको इस जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों को एक बार पुनः यही कहना है कि मेहनत करते रहिए और मेहनत करने रहने से आपका जो परिणाम है वो काफ़ी बेहतर होगा। और जब आप मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो इसी उम्मीद के साथ जिन विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।